हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कैपिलरी ट्यूब और थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। कैपिलरी ट्यूब और थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व ये एक्सपेंशन डिवाइस और थ्रोटलिंग डिवाइसेस होते हैं। तो बात करते हैं कि जो एक रेफ्रिजरेटिंग या फिर एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है उसमें 4 मेन कंपोनेंट होते हैं: कंप्रेशर, इवेपोरेटर, कंडेंसर और थ्रोटलिंग और एक्सपेंशन डिवाइस। इवेपोरेटर लो प्रेशर साइड की तरफ होता है, कंडेंसर हाई प्रेशर साइड की तरफ होता है। रेफ्रिजरेंट इन चारों कंपोनेंट्स के थ्रू फ्लो करता है, तभी जाकर एक साइकिल कंप्लीट होता है। कंडेंसर से हाई प्रेशर और मीडियम टेम्परेचर कंडेंस लिक्विड रेफ्रिजरेंट थ्रोटलिंग या एक्सपेंशन डिवाइस में एंटर करता है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन और हाई रेजिस्टेंस होने के कारण जो रेफ्रिजरेंट है उसके प्रेशर में रिडक्शन आता है सडनली, और जिसके परिणाम स्वरूप टेम्परेचर भी ड्रास्टिकली कम हो जाता है। तो हमें कैपिलरी ट्यूब या कह सकते हैं थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व से लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पर जो रेफ्रिजरेंट मिलता है उसको इवेपोरेटर में भेजा जाता है, और इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट गया है वो उस सब्सटेंस और स्पेस से हीट को एब्जॉर्व कर लेता है, जिसे हमें ठंडा करना होता है। तो कह सकते हैं कि इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट के फ़्लो को एक्सपेंशन डिवाइस की मदद से नियंत्रित किया जाता है आवश्यकता अनुसार। और वो जो एक्सपेंशन डिवाइसेस हैं वो कैपिलरी ट्यूब भी हो सकता है, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ थ्रोटलिंग और एक्सपेंशन डिवाइस में जो रेफ्रिजरेंट का फ़्लो रेट है वो डिपेंड करता है ओरिफिस के साइज़ पर और इसकी ओपनिंग पर वो निर्भर करता है, या फिर जो इवेपोरेटर की साइड और कंडेंसर साइड के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होता है उस पर भी वो निर्भर करता है। तो बात करते हैं कैपिलरी ट्यूब और थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। कैपिलरी ट्यूब जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रही है, एक वेरी स्मॉल डायमीटर की एक ट्यूब होती है जिसमें एक ओरिफिस होता है जिसका इंटरनल डायमीटर 0.5 mm से 2.28 mm हो सकता है। और एक प्रकार से ये जो स्मॉल डायमीटर की एक ट्यूब होती है जिसमें बहुत सारी कोयल बनी होती है, इसको सेवरल टर्न दिए जाते हैं जिसकी लंबाई 1 मीटर से 6 मीटर तक हो सकती है। एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता और इसकी कॉस्ट भी कम होती है। अगर हम थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व की बात करें तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन होती है, इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और इसको हम थर्मल एक्सपेंशन वाल्व भी कहते हैं। कैपिलरी ट्यूब एक स्मॉल डायमीटर ट्यूब है जिसमें रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंड किया जाता है थ्रोटलिंग के द्वारा, लेकिन जो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व है इसमें वाल्व ओपनिंग के द्वारा रेफ्रिजरेंट फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। अगर लोकेशन की बात करें, जो कैपिलरी ट्यूब और थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व हैं ये दोनों कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच में लगे होते हैं। कैपिलरी ट्यूब में प्रेशर ड्रॉप कम होता है जबकि थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व में प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होता है। कैपिलरी ट्यूब के केस में रिसीवर की ज़रूरत नहीं पड़ती, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व में रिसीवर की रिक्वायरमेंट होती है। जो रिसीवर होता है वो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व और कंडेंसर के बीच में लगा होता है। अगर हम बात करें जो कंप्रेसर होता है कैपिलरी ट्यूब के केस में, उसको एक मोटर के द्वारा उसको ड्राइव किया जाता है। तो इसमें हमें लो स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, मतलब कि जो मोटर चाहिए वो लो स्टार्टिंग टॉर्क की भी चल जाएगी, लेकिन थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व के केस में हमें स्टार्टिंग टॉर्क है जो मोटर का वो ज़्यादा चाहिए। कैपिलरी ट्यूब कम एफिशिएंट होती है, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व ज़्यादा एफिशिएंट होता है। कैपिलरी ट्यूब का प्रयोग स्मॉल रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी सिस्टम में करते हैं, जैसे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, रूम कूलर्स में या फ्रीज़र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का इस्तेमाल लार्ज रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इंस्टॉलेशन में इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कैपिलरी ट्यूब और थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।